गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अध्ययन कर रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009 का, और पिछले वीडियो में हमने नगर पालिका अधिनियम 9 की धारा 1 और धारा 2 का अध्ययन कर लिया था। धारा 1 में क्या था? नगर पालिका अधिनियम का शीर्षक, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ कब से हुआ, ये था धारा 1 में। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई थी। शीर्षक इसका नगर पालिका अधिनियम 2009 है ही। विस्तार होगा छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में होगा। छावनी क्षेत्र अभी एक ही है जिसका अध्ययन हमने कल किया था। नसीराबाद छावनी अभी एक है, उसमें नगर पालिका अधिनियम नहीं लगता और उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है। और रही बात प्रारंभ, तो प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा 15 सितंबर 2009 से इसको लागू किया गया था। 15 सितंबर 2009 से इसको लागू किया गया था। अब आज के इस सेशन में हम देखेंगे नगर पालिका अधिनियम का चैप्टर 2 है नगर पालिकाओं का संविधान और सरकार। नगर पालिकाओं का संविधान और सरकार कैसी होती है, कैसे नगर पालिका का संविधान है और नगर पालिका की सरकार कैसे चलती है, यह है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है धारा 3 से। धारा 3 में दे रखा है नगर पालिका का परिसीमन। तो धारा 3 का संपूर्ण अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं परिसीमन क्या होता है। देखो, परिसीमन होता है, जैसे भारत के संविधान में पढ़ते हैं अपन, राजस्थान के या किसी भी राज्य का 2 राज्यों को मिला दिया जाता है, या फिर किसी बड़े राज्य का टुकड़ा करके अलग राज्य बना दिया जाता है, या फिर किसी एक राज्य का थोड़ा हिस्सा दूसरे में, दूसरे का हिस्सा उसमें। तो ये जो राज्य की सीमाओं में जो फेरबदल होता है, वही सेम नगर पालिकाओं की सीमाओं में फेरबदल होता है, वही इनका परिसीमन होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक ये नगर पालिका है, नगर पालिका 1, और एक ले लेते हैं नगर पालिका ये नगर पालिका 2। अगर नगर पालिका 1 में नगर पालिका 2 का थोड़ा सा हिस्सा मिला दिया जाए, मान लो ये हिस्सा इसमें मिला दिया, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसका हिस्सा नगर पालिका 1 का हिस्सा नगर पालिका 2 में मिला दिया, या फिर संपूर्ण नगर पालिका 2 को 1 के अंदर ले लिया, या फिर 2 में 1 को ले लिया, या फिर नगर पालिका 1 का कुछ हिस्सा नगर पालिका की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा, इसलिए इसको नगर पालिका से बाहर कर दिया, या फिर ऐसा ही 2 में किया जा सकता है। या फिर कोई एक अलग हिस्सा है जो नगर पालिका की शर्तों को पूरा कर रहा है, उसको नगर पालिका 1 में शामिल कर लिया। तो ये सब परिस्थितियाँ होती है, परिसीमन में शामिल होती है। इस प्रकार धारा 3 में परिसीमन की जो ऐसी सारी कंडीशन बनेगी, उसमें क्या क्या कानून, क्या क्या नियम लागू होंगे, वो सारी चीज़ नगर पालिका अधिनियम धारा 3 में दे रखा है। नगर पालिका अधिनियम 3 की उपधारा 1 से शुरू होकर 10 तक इसमें उपधाराएँ हैं। 10 भागों में इसको बांटा गया है। तो हम अध्ययन करेंगे धारा 3 की उपधारा 1 से लेकर 10 तक, एक के बाद एक देखते हैं। जैसे इसमें दे रखा है नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 1 में दे रखा है, राज्य सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को क्या क्या कर सकती है, नगर पालिका घोषित कर सकती है। जैसे अभी अपन ने देखा, यहाँ पे एक नगर पालिका क्षेत्र है, इसको नगर पालिका 1 में शामिल किया, नगर पालिका घोषित कर दिया। या फिर कोई अलग से क्षेत्र है, उसको नगर पालिका का दर्जा दे दिया क्योंकि वो नगर पालिका की शर्तों को पूरा कर रहा था। तो एक काम ये कर सकती है राज्य सरकार। दूसरा काम कर सकती है, नगर पालिका की सीमा के भीतर शामिल कर सकती है किसको, किसी स्थानीय क्षेत्र को। यानी कोई भी एक स्थानीय क्षेत्र है जिसको नगर पालिका की सीमा में शामिल कर सकती है, जैसा अभी यहाँ पे देखा था। दूसरा, किसी नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अब अपन ने नगर पालिका 1 में 2 का हिस्सा शामिल किया था, या फिर ये स्थानीय हिस्सा इसको शामिल किया था, इसे नगर पालिका की सीमा में कम ज़्यादा ऐसा किया जा सकता है। ये सब काम कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब देखते हैं नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 का पार्ट क्या है।
इसमें कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है वो चीज़ दे रखी है। जैसे किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, मान लो एक ये क्षेत्र है और पहले कोई अलग नगर पालिका इधर कोई मान लेते हैं, उसको नगर पालिका में शामिल किया गया है। ये नगर पालिका एक है और ये अलग क्षेत्र था जिसको नगर पालिका में शामिल किया गया है। तो ऐसा करने में क्या कंडीशन बनेगी, तो शामिल किया गया क्षेत्र है इसके लिए नए सदस्य का चुनाव। ये क्षेत्र है, पहले जो बाकी का जो क्षेत्र था इसके लिए यहाँ पे पार्षद, अध्यक्ष वगैरह जो भी थे वो सभी इस वाले क्षेत्र के लिए थे। ये नया क्षेत्र शामिल किया है तो यहाँ भी वार्ड होंगे, वार्ड के लिए पार्षद का इलेक्शन होगा, अध्यक्ष होगा, इनका होगा। तो उनके लिए क्या कंडीशन बनेगी, तो उसके लिए कम से कम 6 माह की अवधि के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। 6 महीने कौन से, ये दे रखा है नियत समय। और नियत समय की परिभाषा हमने कल धारा 2 में देखी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। नियत समय से मतलब होगा जैसे नगर पालिका का ये क्षेत्र इस नगर पालिका में शामिल किया है, अगर ये क्षेत्र मान लो आज शामिल किया है, आज मान लो 29 तारीख है और 29 को शामिल किया है, तो आज के दिन से 6 महीने तक वो होगा नियत समय। मतलब कोई भी एक्शन जिस दिन होता है उस दिन से लेके 6 महीने तक का समय, यानी उस दिन से आगे का समय, तो वो दिन होगा नियत समय, उससे आगे का समय आगे का समय। तो अगर किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो उस दिन से 6 महीने के भीतर नए क्षेत्र के लिए चुनाव करवाना जरूरी हो जाता है। भाग ख देखते हैं, किसी क्षेत्र का नगर पालिका से बाहर किया जाता है। अगर कोई क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र था और इसको नगर पालिका से बाहर कर दिया, नगर पालिका अभी इस क्षेत्र में आती है और ये क्षेत्र था जिसको नगर पालिका से बाहर कर दिया, तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे वही पहले पार्षद होंगे, वार्ड में ये बटा हुआ होगा, तो उन पार्षद होगा उनका क्या होगा, नगर पालिका से अलग करने पर जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षद सदस्य वगैरह जो भी थे उनको पद से हटा दिया जाएगा। जैसे नगर पालिका से अलग किए गए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को हटा दिया जाएगा, यानी उनको पार्षद वार्षद जो भी है वो रहने का अधिकार नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर उनको सरकार अपने आप पद खत्म होएगा तो उनको हटा दिया जाएगा। धारा 1 का पार्ट ग, यदि 2 नगर पालिकाओं को एक साथ मिलाकर एक नई नगर पालिका का निर्माण किया जाता है या फिर एक नगर पालिका का विभाजन करके एक अलग नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था भी, दोनों को मिलाना, अलग करना, एक के 2 हिस्से करना, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे तीसरी कंडीशन बनती है, 2 नगर पालिका है, नगर पालिका ए, नगर पालिका बी, दोनों को मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया, या फिर एक बड़ी नगर पालिका है, इसको 2 करके इसकी अलग अलग 2 नगर पालिका बना दी, तो इसमें इस कंडीशन में होगा 2 नगर पालिकाओं को सम्मिलित करने के मामले में जिस नगर पालिका को अन्य में शामिल किया जाता है उस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य को अन्य के लिए माना जाएगा। मतलब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, मान लो एक नगर पालिका ये है, ये थोड़ी छोटी है, एक नगर पालिका ये है, ये थोड़ी बड़ी है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे दिया बी। अब इस छोटी को बड़ी में शामिल कर दिया, तो इसमें शामिल करने के बाद ए नाम खत्म हो जाएगा, इस पूरे क्षेत्र को जाना जाएगा नाम बी से, ठीक है। और अगर यही काम ऐसा होता कि ए के अंदर बी को मिलाया जाता तो ये संपूर्ण क्षेत्र नाम किस नाम से जाना जाता, ए के नाम से। अगर पहली कंडीशन में ये संपूर्ण क्षेत्र बी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बी के नाम से अगर जाना जा रहा है तो क्या होगा, तो जो बी के लिए जो सब पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और सदस्य थे वो ही ए के लिए भी होंगे। मतलब जो अध्यक्ष बी का था वो अध्यक्ष अब ए का भी होगा, क्योंकि ए को शामिल किया, ए का नाम खत्म, बी नाम चल रहा बी का, तो बी के जो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे वो सब ए के भी होंगे।
और अगर सेकंड कंडीशन देखें जिसमें बी को ए में शामिल किया गया था और अब वो ए के नाम से चल रही है नगर पालिका, तो जो ए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य थे वो सब बी के लिए भी होंगे, यानी बी को उसी को अध्यक्ष मानना होगा जो ए का अध्यक्ष है। ये चीज़ इसमें पार्ट ग में दे रखी है। ये कंडीशन कब होती है? जब दो नगर पालिकाओं को मिला दिया जाता है या फिर एक नगर पालिका का हिस्सा दो हिस्सा करके दो अलग अलग नगर पालिका बना दी जाती है। इसमें आगे मैंने नोट्स में लिखा भी है नियत दिन। नियत दिन का अर्थ उस दिन से है जिस दिन से कोई परिवर्तन प्रभावी होता है। जैसे दोनों नगर पालिका मिलाई, मान लो 29 नवंबर को दोनों नगर पालिका मिला दी, तो इसी चीज़ को यही तारीख हो जाएगी नियत दिन। ठीक है, अगला देखते हैं नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2। इसमें दिए गए हैं जो नई नगर पालिका का निर्माण हुआ है उसके संबंध में उनकी जो भी आय है, इनकम है, खर्चे हैं, वो कहाँ पारित होंगे, किस पे किसका अधिकार क्या होगा, वो चीज़ देखते हैं। जो नई नगर पालिका का निर्माण किया है तो उसकी जो भी सीमा का निर्धारण होगा वो तो राज्य सरकार करेगी। सीमा का निर्धारण तो करेगी कौन? राज्य सरकार। लेकिन सीमा निर्धारण में जो खर्चा आएगा वो, और अलग से जो भवन का निर्माण होगा नगर पालिका चलाने के लिए, जो बिल्डिंग बनेगी जहाँ उसका कार्यालय होगा, वो सारा खर्चा वो स्वयं नई जो नगर पालिका बनेगी, नवनिर्मित नगर पालिका है, उसका होगा। और उसके अलावा सेकंड पार्ट में जो भी इसके सीमा चिन्हों का निर्धारण होगा, मतलब इसके बॉर्डर पे जो भी साइन वगैरह जो भी लगाना है उसका निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। या तो कलेक्टर करेगा या फिर कलेक्टर किसी अन्य आदमी को या किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत करके उसको अधिकार सौंपेगा, तो वो फिर ये सारा काम करके देगा। एंड इसके आगे नेक्स्ट है नगर पालिका की सीमा या उसके जो भी अधिकार क्षेत्र का निर्धारण होगा वो सब राज्य सरकार करेगी। वो अपन ने यहाँ पे देख लिया, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। नवनिर्मित नगर पालिकाओं को अपनी सीमा व भवन निर्माण का सारा खर्चा स्वयं उठाना होगा। सीमा चिन्हों का निर्धारण कलेक्टर या फिर उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका की सीमा या उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में जारी करके किया जाएगा। ठीक, आगे उपधारा 3 पे जाते हैं। जब किसी नगर पालिका को समाप्त किया जाता है, ख़त्म कर दिया नगर पालिका, ख़त्म कैसे होगी? ए को बी में शामिल कर दिया, बी को ए में शामिल कर दिया, या फिर कोई नगर पालिका होने की शर्तों को अब पूरा नहीं कर रही तो उसको नगर पालिका का दर्जा हटा दिया जाएगा। लेकिन जब वो नगर पालिका थी तब नगर पालिका के सारे इक्विपमेंट उसके पास थे, उसका भवन था, कुछ आय भी होगी, कुछ कर्जा भी होगा, जो भी चीज़ है तो उसका क्या होगा, वो सारी चीज़ उपधारा 3 में दे रखी है। उपधारा 3 में नगर पालिका को समाप्त कर दिया जाएगा तो उसकी सभी देनदारी, दायित्व, लाइबिलिटीज़, मतलब जो उसके ऊपर कर्जा है, जो उसको कार्य करना है, जो कार्य बाकी है, जो भी उसने उधार ले रखा है, वो सारी चीज़ें कौन चुकाएगा? वो सब राज्य सरकार चुकाएगा, राज्य सरकार पर भारित होगी। यदि उसकी कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है उसके पास, या फिर उसको कोई आय हो रही है, कोई आमदनी हो रही है, प्रॉपर्टी बेचने से कोई आमदनी हो रही है, तो उसको कहाँ पे खर्च किया जाएगा? उसको राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि किन कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए, वहाँ पे उस सारा खर्च सारी आय को वहाँ पे खर्च कर दिया जाएगा। उपधारा 4 है किसी नगर पालिका से नगर पालिका का दर्जा वापस ले लिया। ठीक है, मान लो कोई क्षेत्र है ए, पहले ये था नगर पालिका, अब इसको नगर पालिका नहीं रहने दिया, तो अब इस क्षेत्र का क्या होगा? ये कहाँ पे जाएगा, किसके अधीन रहेगा? ये चीज़ इसमें है। यदि इस नगर पालिका का दर्जा वापस लेकर उस क्षेत्र को किसी अन्य प्राधिकार के अधीन रख दिया जाता है, मान लो नगर पालिका का दर्जा हटा दिया और पंचायती राज संस्थान के अंदर इसको दे दिया, पंचायत बना दी, जो भी बनाया, जो भी कुछ भी किया, एवं नगर पालिका से नगर परिषद, नगर निगम वगैरह जो भी बनाया, तो इसकी जो सारी संपत्ति वगैरह होंगी, जो दायित्व होंगे,
वो सारे उसी के हो जाएंगे। जैसे इसको अगर पंचायत समिति बनाया तो इसका कर्जा होगा, जो इसको कर्जा चुकाना था, जो इसका दायित्व होगा, जो इसकी लाइबिलिटीज होंगी, जो देनदारी होंगी या फिर कोई आय होंगी, इसका भवन, जो भी सारी चीज़ें वो सब पंचायत समिति का हो जाएगा। यानी अगर एक नोट्स की लैंग्वेज में देखें तो जब किसी नगर पालिका का दर्जा वापस लेकर उस क्षेत्र को किसी अन्य प्राधिकार के अधीन रखा जाता है तो नगर पालिका निधि और अन्य संपत्ति उस प्राधिकार के अधीन होंगे, साथ ही उस नगर पालिका का दायित्व भी उस नए वाले प्राधिकार का, यानी जिसके अंडर में इसको रखा है, उसका हो जाएगा। उपधारा 5 है, जब किसी नगर पालिका का कुछ हिस्सा अन्य नगर पालिका में शामिल किया जाता है, जैसे ये सारी क्या कंडीशन बनती है शुरू में देखा ही था, तो उसमें से मान लो एक नगर पालिका ए है, इसका ये हिस्सा इतना सा, इसको नगर पालिका बी में शामिल कर दिया, तो इस हिस्से के साथ क्या किया जाएगा, जब किसी नगर पालिका का कुछ हिस्सा अन्य नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार आएगी, ए को बुलाएगी, इधर आ बेटा बैठ, इधर बी को बुलाएगा तो इधर बैठ, दोनों से बातचीत करेगी, बातचीत करके ये जो क्षेत्र है इसके बारे में सॉल्यूशन निकालेगी कि क्षेत्र के अंडर जो भी वार्ड आ रहे हैं, इसकी जो भी संपत्ति है उसका क्या करें। मान लो पहले ये ए का था, बी को दे दिया, तो उसके दायित्व है, उसकी जो आय है वो सारी ए को रखेगा या फिर बी रखेगा। तो ऐसा करके ज़्यादातर कंडीशन में किया जाता है कि अब जैसे बी को दे दिया तो आगे का सारा दायित्व बी का हो जाएगा, आगे का सारा दायित्व बी का हो रहा है, इस वजह से उसकी आय है, आमदनी है, दायित्व वो सारा बी को दे देना जाना चाहिए, अगर ऐसा उचित है तो सरकार ऐसा ही करती है। राज्य सरकार उसमें करती है, राज्य सरकार द्वारा दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श किया जाता है और उस क्षेत्र की आय, संपत्ति और दायित्व भी अन्य नगर पालिका के अधीन कर दिया जाता है। अन्य नगर पालिका मतलब जिस नगर पालिका में इसका क्षेत्र शामिल किया गया था उसके अधीन कर दिया जाता है, अगर वांछनीय है, ऐसा करना उचित है तो। उपधारा 6 में देखते हैं, अगर कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है, कोई आवास है, मान लीजिए कोई आवास है, कोई कारखाना हो गया या फिर कोई हो गया गोदाम हो गया, कोई उद्योग हो गया, कोई व्यवसाय हो गया, ऐसा कोई भी क्षेत्र जो दो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आता है, एक से अधिक या फिर दो नगर पालिका कम से कम दो के क्षेत्र में आ रहा है, एक नगर पालिका इधर हो गई, दूसरा क्षेत्र इधर हो गया, तो बोलते हैं ना धोबी का कुत्ता घर खाना घाट का। कारखाना इधर का है कि इधर का है, ये इधर जाएगा, बोल देगा तुम उसके अधिकार क्षेत्र में इधर जाओ, इधर वाला उधर, ना भाई चलेगा, इसका काम होगा, ये परेशान ये परेशान ये परेशान। तो इसका उपाय निकालने के लिए फिर राज्य सरकार को आना पड़ता है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको या तो इसमें शामिल करे या इसमें शामिल करे। तो राज्य सरकार इससे बातचीत करके जो भी कारखाना है, आवास है, उद्योग है, गोदाम है, कुछ भी है, उसको एक नगर पालिका में शिफ्ट करती है और दो नगर पालिका को हिस्सा ना मान के उसको एक ही नगर पालिका का हिस्सा माना जाता है। और ये जिम्मेदारी होती है किसकी, राज्य सरकार की। और राज्य सरकार अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार ही है, और कौन सी राज्य सरकार आएगी। उपधारा 7, जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किया जाता है उस समय नगर पालिका के सभी नियम, उपनियम, शक्ति उस क्षेत्र पर भी लागू होंगे। सीधी सी बात है, नगर पालिका थी, साइड में छोटा सा क्षेत्र था, नगर पालिका में शामिल कर लिया। अब जो यहाँ पे नियम, कानून, कायदे, उपनियम, जो भी नगर पालिका की शक्ति इस क्षेत्र पे जो भी लागू हो रही थी इस क्षेत्र पे लागू होंगी। भाई जब गोद ले ही लिया तो थोड़ा बहुत अधिकार तो बनता है, अधिकार तो दिखाएंगे, शक्तियाँ तो लगेंगी, सारे नियम तो वही लगेंगे जो पहले इस क्षेत्र पे लग रहे थे। वही उपधारा 7 में दे रखी है। उपधारा 8 थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। इसके आधार पे काफ़ी जो रेवेन्यू ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसके आधार पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छी चीज़ें दे रखी है। वैसे धारा पूरी 3 ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी भी है, पढ़ने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और इसको अगर आप डायरेक्ट में से देखोगे तो इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती,
इतनी टफ लैंग्वेज में दे रखा है डायरेक्ट में। और अगर आप नोट्स इनमें से लिखना चाहते हैं तो ये पूरे नोट्स ऐसे कैसे आ रहे हैं, वीडियो रोक के सारे के सारे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में समझाते हुए इनको चल रहा हूँ। उपधारा 8 पढ़ते हैं। इसमें देखा किसी गांव के बारे में देख रहा, गांव को अगर नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है, कोई गांव बड़ा सारा उसको नगर पालिका घोषित कर दिया तो क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि वह गांव क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। भाई उसको नगर पालिका बना दिया तो गांव क्यों रहेगा, वो कॉमन सी बात है, गांव रहेगा ही नहीं। बी में दे रखा है नगर पालिका क्षेत्र का, उस क्षेत्र पर नगर पालिका क्षेत्र का अधिकार हो जाएगा। भाई कोई गांव है उसको नगर पालिका घोषित कर दिया तो आगे से उसके ऊपर नगर पालिका क्षेत्र का ही अधिकार होगा और वहाँ स्थापित जो भी पंचायत है वो काम करना बंद कर देगी। अब आगे से पंचायत काम नहीं करेगी क्योंकि वो नगर पालिका घोषित हो चुका है। सी पॉइंट, जब उपधारा 1 के तहत नगर पालिका के उपचुनाव नहीं होते तब तक गांव के पहले से सरपंच, उप सरपंच और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पंच नव घोषित नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। मतलब समझते हैं यहाँ पे, उपधारा 1 पढ़ी थी अभी। उपधारा 1 के तहत नगर पालिका के चुनाव नहीं होते। उपधारा 1 में क्या था, कम से कम 6 माह का टाइम नियत समय से, यानी जिस दिन से गांव को गांव को नगर पालिका घोषित किया है, नगर पालिका घोषित किया है वही दिन हो जाएगा कौन सा, नियत दिन। और नियत दिन से 6 माह के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। तो यही दे रखा है, उपधारा 1 के तहत नगर पालिका में चुनाव नहीं होते तब तक किसी गांव को नगर पालिका घोषित भी कर दिया। यहाँ पे सरपंच भी था, उप सरपंच भी था, वार्ड पंच भी था। तो जब तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक सरपंच को अध्यक्ष माना जाएगा, उप सरपंच को उपाध्यक्ष माना जाएगा और वार्ड पंच को जो भी वार्ड मेंबर उनको अन्य सदस्य के रूप में मानकर जब वो नगर पालिका अपना कार्य करती रहेगी जब तक कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो जाते। ठीक है। पार्ट डी, जिस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया गया है उस क्षेत्र की संपूर्ण आय, देयता, संपत्ति इत्यादि को राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के अधिकार में घोषित किया जाएगा। मतलब जो गांव था उसकी जो भी संपत्ति थी, जो पंचायत थी उसकी जो भी संपत्ति थी वो सब अब उसको नगर पालिका बना दिया तो वो सब नगर पालिका का हो जाएगा। उस पर जो भी कर्जा था उसको, ऐसा नहीं है भी गांव पे कर्जा था नगर पालिका बनाया है तो सारा हिसाब करके नई नगर पालिका बनेगी। वो जो सारा कर्जा तो पंचायत पे था वो सब चुकाना पड़ेगा नगर पालिका को। वहाँ पे अगर कोई आय होती है वो नगर पालिका की हो जाएगी। देयता मतलब कोई दायित्व उसका कर्जा वगैरह जो भी कोई काम पेंडिंग पड़ा है वो सब नगर पालिका के अंदर आ जाएगा और इसकी संपत्ति है वो भी नगर पालिका क्षेत्र में आएगी। ऐसा पार्ट डी में दे रखा है। ई में, किसी नगर पालिका क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने पर उस क्षेत्र पर विधि द्वारा आरोपित करों का आरोपण किया जाएगा। मतलब पहले जैसे कोई गांव था तो गांव पे गांव के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर उसको नगर पालिका बना दिया गया है तो नगर पालिका बनाने के बाद उस पर जो टैक्स लगेंगे वो नगर पालिका अधिनियम के तहत या नगर पालिका जो टैक्स लगाती है वो सारे टैक्स वहाँ रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। अब जो पंचायत वाला जो टैक्स का मैटर था वो वहाँ पे नहीं आएगा। अब वहाँ पे टैक्स पे जो भी विधि चलेंगी, जो भी कानून चलेगा वो चलेगा नगर पालिका वाला। ऐसा इसमें दे रखा है। पार्ट डी एफ लास्ट वाला, इसमें दे रखा है नगर पालिका में शामिल किया गया क्षेत्र अब पंचायत राज अधिनियम 1994 के बजाय 1994 के बजाय नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन आएगा। पहले कोई क्षेत्र था गांव का उस पर लागू होता था पंचायती राज अधिनियम 1994 क्योंकि वो पंचायत के अंडर में आता था। अब उसको बना दिया गया है नगर पालिका। नगर पालिका बनाने के बाद नगर पालिका अधिनियम 2009 इसके अधीन आएगा। यानी अब उसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1994 नहीं लग के नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू होगा। यही है पार्ट इसके उपधारा 10 में। मैंने बताई थी उपधारा, इसमें धारा 3 की उपधाराएँ 10 उपधाराएँ हैं। 8 ये हो गई, 9वीं ये थी और 10वीं में यही सेम चीज़ दे रखी थी। कौन सी? ये वाली
यानी इसको अलग अलग लिखा गया था। 9 में 9 और 10 को मैंने मिक्स करके इसमें लिख दिया। उसमें था नगर पालिका अधिनियम अब पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आएगा, और 10 में दे रखा था पंचायती राज के क्षेत्र 1900 पंचायती राज अधिनियम 1994 के बजाय नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन आएगा। तो दोनों को मिक्स करके इसमें लिख दिया। ठीक है, आज यहीं तक। कल देखेंगे धारा 4 से आगे। आगे की धाराएं काफ़ी छोटी है, तो अगले वीडियो में 4, 5, 6 लगभग 3 या 4 धाराओं का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच।